बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पेश खिदमत हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और पाकिस्तान भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात। इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से है और पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत, सियासत और सहाफ़त से है। अगर आप इनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि इस रिजीम ने पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान को आलमी सतह पर किस हद तक तन्हाई का शिकार कर दिया है। वजीर ख़जाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अहम अहम शख्सियत, इनको ख़ास तौर पे लाया गया था कि ये बहुत अहम आदमी हैं, बहुत अक्लमंद हैं, मईशत को समझते हैं, एक बहुत बड़े बैंक को ये चला रहे हैं और वो मुनाफे में जा रहा है। एक कामयाब इंसान के तौर पे उनको लाया गया था और हैं भी वो। और उनको ख़ास तौर पे पाकिस्तान की शहरियत दी गई थी क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरियत नहीं थे। इस रिजीम में जो इम्पोर्टेड सरकार 2 है, जो इस वक्त काबिज़ है, इन्होंने पहली काबीना में उनकी शहरियत को बहाल किया, उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया, फिर उनको एडवाइज़र रखा, फिर उनको सेनेटर बनाया। तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और इंकशाफात ये किए हैं कि कोई भी मुल्क अब हमें कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई भी मुल्क हमें जो कर्जा दिया है उसको रीशेड्यूल करने के लिए तैयार है। और हमें कर्जा किसने दिया है? वो चाइना ने दिया हुआ है, सऊदी अरब ने दिया हुआ है, यूएई ने दिया है। ये हमारे ख़ास दोस्त ममालिक हैं, बिरदर मुल्क हैं, जो कि हमें मुश्किल वक्त में इन्होंने कुछ पैसे दिए। और ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक में पड़े हैं, जिन पे के बारे में कहा जाता है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, वो सारे के सारे कर्ज़ों के हैं। और कुछ चाइना ने रखे हुए हैं, कुछ सऊदी अरब ने, कुछ यूएई ने, कि आप इनको रख लें लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और ये कमर्शियल लोन है, कमर्शियल कर्जे हैं। तो उसके बारे में अब वजीर ख़जाना ने कहा है कि जनाब तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो अब इनकार कर चुके हैं और अब वो कहते हैं कि हमने ना ही ये कर्ज जो है रीशेड्यूल करना है और ना ही हमने इनको आगे बढ़ाना है, यानी कि वो वापसी का तकाजा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, अगर ये कर्ज रीशेड्यूल नहीं होते और ये हमें मुल्क ये सहूलत नहीं देते तो फिर आईएमएफ का प्रोग्राम भी मुतासर हो सकता है। दूसरी जानिब आईएमएफ के प्रोग्राम को जारी करने के लिए, जारी रखने के लिए हमें बहुत सारे टैक्स बल्कि मिनी बजट लाना पड़ेगा और नया बजट आएगा और उसको मंजूर करवाया जाएगा। और उसके साथ ही उनके बारे में भी वो कहते हैं, वजीर खजाना, कि कोई मुल्क अपने कर्ज की वापसी के लिए हमें मोहलत देने को तैयार नहीं है और कोई मुल्क कुछ अरसे के लिए हमारे अकाउंट्स में पैसे रखवाने के लिए भी तैयार नहीं है और मांगे तांगे के रिजर्व भी इस काबिल नहीं कि हम 90 दिन तक इंपोर्ट्स कर सकें। यानी कि हमारे पास 3 महीने से ज्यादा का इंपोर्ट बिल अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, सख्त नहीं है। बाकी सरमायाकारी तो सब जानते हैं कि 50 साल तारीख की कम तरीन सजा पर इस वक्त चल रही है और ये फॉर्म 47 की ये हुकूमत के नताइज हैं, जो कि बड़ी खुशी से, बड़े जोर से और ताकत के नशे में बदमस्त इसको मुसल्लत किया हुआ है, इसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट किया हुआ है और इसका पीछा नहीं, जान नहीं छोड़ी जा रही। और उसके बदले में इस फिस्तायत शुदा निज़ाम और इस जाली निज़ाम को कायम करने के लिए पाकिस्तानियों की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। ना ही पाकिस्तान के बुनियादी हकूक पाकिस्तानी शहरियों को हासिल हैं, शहरी हकूक उनको हासिल नहीं, सियासी आज़ादियाँ उनको हासिल नहीं, सहाफ़ती आज़ादियाँ उनको हासिल नहीं, जज हमारे आज़ाद नहीं, अदलिया हमारी आज़ाद नहीं। ये सब कुछ किया जा रहा है और अब वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि जनाब आप अपना बंदोबस्त कर लें और अब हम मज़ीद टैक्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि पाकिस्तान के अवाम में मज़ीद टैक्स लगाने की भी गुंजाइश नहीं है। ये एक अहम तरीन बात है। अच्छा, अब कर क्या रहे हैं? अब चाइना जो है, वज़ीर ख़ज़ाना के बाद अब डार साहब पहुँचे हुए हैं जनाब सऊदी अरब में, उनकी मिन्नत समाजत करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब एक विज़िट कर चुके हैं, दूसरे के लिए वो तैयार हैं, 11 तारीख को जाना है। इस दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब विज़िट कर चुके हैं, चूँकि वो SIFC के सरबराह हैं और ये सब कुछ और ये कर रहे हैं क्योंकि वो मईशत की जो ड्राइविंग सीट है उस पे जनाब आर्मी चीफ बैठे हैं। इसके साथ साथ चाइना की भी मिन्नत समाजत की जा रही है और
सऊदी चाइना में जरदारी साहब ने जाना था, उनके पाँव में मोच आ गई या फिर मोच लाई गई या फिर कुछ प्रेशर आया, वो चाइना का विजिट मनसूख किया गया, चाइना ने करवाया या पाकिस्तान ने किया, इसका अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते। है खबर हमारे पास कि ये विजिट कैसे कैंसिल हुआ, लेकिन जाहिर है जग हंसाई है और तो कुछ भी नहीं है। हमारे अजीज तरीन दोस्त जो हैं, अजीज तरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना, जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, सरमायाकारी कर रहा है सी पैक और सी पैक की सूरत में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो भी हमसे नाराज़ है। तो ये इस वक्त के मामलात हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। अब आते हैं ज़रा, हमारा जो टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा, और 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो उससे ज़्यादा का 100 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल है, और लिहाजा हम उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे, और लोगों की सकत नहीं, यानी कि टैक्स कलेक्शन नहीं है। टैक्स कलेक्शन नहीं है तो फिर होगा क्या? इसके साथ साथ हो क्या रहा है इस ये सारी रजीम को? जनाबे, पंजाब का हाल मैं आपको बता दूं, सिर्फ पंजाब की हद तक, कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो दांव पे लगा हुआ है, और वो इसलिए लगा हुआ है कि मरियम सरकार ने आईएमएफ की बजट सरप्लस रखने की अहम तरीन शर्त तोड़ दी, और सिंध का 131 रुपए और पख्तूनख्वा का 103 अरब, बलूचिस्तान का 85 अरब रुपए का सरप्लस, और सिर्फ पंजाब का 160 अरब रुपए का खजारा। वजारत खजाना की ये सिमाही रिपोर्ट है, यानी 160 अरब सिर्फ पंजाब का खसारा है। और ये सारे के सारे हमारे आपके जो हैं नहीं है, सकत नहीं है। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है, और मरियम सरकार सबसे ऊपर है। और मरियम सरकार कर क्या रही है ये भी ज़रा सुन लें। अपने स्पेशल चार्टर तैयारे के ज़रिए वो जाती हैं तने तनहा स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा। वहाँ पे उनके वालिद मोहतरम पहले से मौजूद हैं, और वो एक वीडियो भी आ चुकी है, और कहा जाता है कि जी गले का इलाज करवाने के लिए गई हैं, और गले का इलाज जिनेवा में हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा करें कि वो अगर गले का इलाज है भी, तो उस सूरत में भी क्या वो प्राइवेटली जाया जाना चाहिए या सरकारी खर्चे पे जाना चाहिए और सरकारी जहाज़ लेके जाना चाहिए? चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस वक्त उनके साथ हैं, और उनकी भी बेइज्जती हो रही है, और साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी जो चीफ बाबू हैं वो भी साथ साथ अपनी बेइज्जती करवाने में बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ भी पहुँच रहे हैं। तो ये कौमी ख़जाने को इस तरीके से लूटा जा रहा है, और सिर्फ सदर जरदारी साहब और जनाब वज़ीर आज़म साहब के जहाज़ 1 अरब 80 करोड़ रुपया उनके लिए मुख्तस किया गया है, क्योंकि उसकी तज़ीन व आराइश की ज़रूरत है, और वो बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हमारे हालात व वाक़यात हैं। तो ये हमारी मुआशी तरजीहात हैं। अब आते हैं ज़रा इन मुआशी तरजीहात के हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारा इदारे ये क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी होती है, और वो जैसे ही कोई पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सियासी सरगर्मी करने वाली है या कोई भी अपोजिशन जमात, तो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी फौरन हरकत में आती है, वो फौरन इन्फॉर्म करती है, और चंद मिनट के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है दफ़ा 144 का, जल्द से जुलूसों पर पाबंदी, अवामी एतमाद बहाल करने के लिए। और फिर कहा जाता है कि जी बदअमनी का ख़तरा है, ये है वो है। फिर एक क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, और क्रैकडाउन के नतीजे में ना वकीलों को माफ़ किया जाता है, ना सहाफ़ियों को माफ़ किया जाता है, ना सियासी कारकुनों को माफ़ किया जाता है, और फिर पुलिस गर्दी, और पुलिस गर्दी के साथ नामालूम गर्दी शुरू हो जाती है। और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को सब पता चल जाता है। ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन कहाँ है, ये भी पता है कि जो हुकूमत के ख़िलाफ़ जर्नलिस्ट अपना बयान करते हैं, ख़बरें देते हैं, उनके घर किधर हैं, उनके रिहाइश किधर है, उनके वालिदैन, ये भी सारा पता है। उनको भी पकड़ लिया जाता है, उनको भी उठा लिया जाता है। यहाँ तक के जो डिजिटल मीडिया पे काम करते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, लेकिन अगर कोई नहीं होती तो ये नहीं पता होता कि दहशतगर्द जो हैं उन्होंने कहाँ से आना है, और कैसे बदअमनी फैलानी है, और कैसे कोयटा का रेलवे स्टेशन उड़ा देना है। सिर्फ ये नहीं पता होता, क्योंकि हो ये रहा है कि इस वक्त सारी की सारी हुकूमती मशीनरी, रियासती मशीनरी, सिविल मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस, कानून नाफज करने वाले इदारे, उनको सिर्फ एक ही टास्क दिया हुआ है, और वह है कि जी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे जुड़े हुए लोगों को आपने उठने नहीं देना, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर देनी है,
اور ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے ہیں، ان کو اٹھانا ہے، خواہ وہ ارکان پارلیمنٹ ہیں، خواہ وہ ارکان صوبائی اسمبلی ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ وکلا ہیں، ان کو آپ نے اٹھانا ہے اور ان کو اٹھنے نہیں دینا۔ آپ نے ان کا کوئی جلسہ نہیں ہونے دینا، آپ نے ان کی کوئی ریلی نہیں ہونے دینی۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ دہشت گرد آتے ہیں اور حقیقی جو اصل ہے وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کے جنازے پڑھتے ہیں، اور جنازے پڑھنے کے لیے اور ہمارا صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جو وزیر خارجہ ہیں وہ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور جو وزیر داخلہ ہیں وہ پی سی بی کے پارٹ ٹائم چیئرمین بھی ہیں، اور جناب وہ صحافی بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ رابطہ کار بھی ہیں، وہ دھمکیوں والے بھی ہیں۔ یعنی کہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ حملہ کرنا ہو تو ساری پولیس اویلیبل ہے، لیکن پھر وہی پی سی بی کے چیئرمین جاتے ہیں اور وہ تیمارداری کرتے ہیں اور جنازے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ وزیر داخلہ کی جگہ پہ کون ہے، اور ہمارے وزیر دفاع کیا کرتے ہیں؟ وزیر دفاع ایک ہی کام کرتے ہیں، اور وہ صبح دوپہر شام جو ہے وہ ایک ہی ہے، جن رٹ لگائی ہوئی ہے، اور وہ ہے اپنے مخالفین کو پہ کیسے غلیظ زبان استعمال کرنی ہے۔ یہ ہمارے وزارت دفاع کا کام ہے۔ یہ صورتحال چل رہی ہے، اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں جناب، اور ساری کا ساری مشینری اس پہ لگی ہوئی ہے، اور ایسی قانون سازی ہو رہی ہے، ہر روز آئین توڑا جا رہا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ ہے بیمار کا حال اچھا ہے، تو ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے، ٹانگوں سے، بازوں سے، ہر طریقے سے لوٹا جا رہا ہے، اور کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور ون پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا بھی ہے کہ جناب جنرل باجوہ جو وہ کہتے تھے کہ اکثر وہ کہتے تھے جنرل باجوہ کہ ہم یہ مسنگ پرسنز ہم اس لیے لوگوں کو اٹھاتے ہیں کہ عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ مسنگ پرسن جیسے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے، جو جبر و فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، اس سے پورے ادارے کے خلاف نفرت ہر روز بڑھ رہی ہے۔ یہ عمران خان کہہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے۔ فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے، اور ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس وقت فوج کو ایک خاندان کا غلام بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے کہ ایک خاندان کا اس کو غلام بنا دیا جائے، تابعدار بنا دیا جائے، پوری فوج کو اس خاندان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے۔ ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے ہم پوری فوج کو بدنام کروایا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ دوسری جانب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری جو ہیں پوری عالمی فورمز پہ، عالمی اداروں پہ ہمارے لیے وبال جان بن چکی ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ان شخصیات نے تو چلے جانا ہے، ریٹائر ہو کے یہ تو باجوہ بن جائیں گے یا قاضی بن جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اور لیکن اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ان ساری صورتحال کی وجہ سے پاکستان کے جو انسانی حقوق کے ریکارڈ پر اقوام متحدہ کی کمیٹی کی تنقید سامنے آ چکی ہے، پوری رپورٹ سامنے آ چکی ہے، اور سنگین ترین مسائل کا نشاندہی کی گئی ہے، اور پاکستان کو بنیادی تبدیلیوں کی سفارشات کی گئی ہیں، جن میں فوجی عدالتوں کے تحت مقدمات کا خاتمہ، جبری گمشدگیوں کا سدباب، ٹرانسجنڈر تحفظ قانون کا بل شامل ہے، اور سیاسی مخالفین اور میڈیا کی آزادی جو ہے اس کے بارے میں رپورٹ میں آ چکا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے یہ چارج شیٹ ہے پاکستان کے خلاف۔ اور دوسری جانب بھی صورتحال اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ پرائورٹیز ہماری بالکل اور نوعیت کی ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم جو کہ فارم 47 کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر میں گیا تھا، اور ان سے بڑے ادب سے کہا ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، آپ کے پاس کشکول لے کر نہیں آؤں گا، پروگرام لے کر آؤں گا۔ اور پچھلے جب سے یہ آئے ہیں ایک روپے کی، $1 کی نہیں، $1 کی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، اور سنایا گیا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی،
$25 अरब फलां जगह से आएंगे, 25 अरब फलां से आएंगे, 25 अरब फलां से आएंगे, $100 अरब और बागो बहार हो जाएगा। $1 भी नहीं आया। तो ये नाकामियों की दास्तान है, लेकिन इस नाकामियों की दास्तान को छुपाने के लिए और नाकामियों की दास्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और इसको दवाम बख्शने के लिए इस तसल्लुत शुदा निज़ाम को, आइन को तोड़ा गया, गैर आइनी तरामीम की जा रही हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, एक पलक झपकने में कवानीन बनाए जा रहे हैं, एक्सटेंशन खेला जा रहा है। तो ये है सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि इन खबरों के बाद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इक़्तिदार और इख्तियार जो है, अगर वो रियासत के खिलाफ जा रहा हो तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। मेरा ख्याल यही है, क्योंकि बेहतरी यही है कि इक़्तिदार और इख्तियार, ऐसा इक़्तिदार और ऐसा इख्तियार जो मुतनाज़े हो जाए और जिसको दवाम बख्शने के लिए आइन तोड़ना पड़े, ऐसे को छोड़ देना चाहिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।